जो पेपर है हमारा वो है 306। तो आइए हम लोग 306 को डिस्कस करते हैं। ओके, हु वाज द फर्स्ट टू टर्म यूज स्टेट, स्टेट किसने मतलब पहले यूज़ किया था? तो उसका आंसर है डी, मैकियावेली ने। ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म स्टेट। ओके, उसके बाद एक्स है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है? ठीक है, तो 33 इसका कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 33, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 आर्टिकल है। ठीक है, 32 तक तो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 33 क्या कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स ऑफ 32 का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, उसका 33 में लिखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये है। उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट वाज एन ए, क्या था पिट्स इंडिया एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट था। क्यों? क्योंकि पहले 1770 पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, 10 साल के बाद आना था। तो पिट्स जो थे, डॉक्टर विलियम पिट्स, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, तो उनके नाम पे रखा गया इस रेगुलेटिंग एक्ट को। हर 10 साल में आना था, तो दूसरा 1784 में, तीसरा कब आया? 1793 में। ऐसे करके मतलब आते रहे। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो एक रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेशन बनाने वाला। ठीक है, सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू, इसकी सोशल अकाउंटिंग किस सेक्टर्स की होती है? पब्लिक सेक्टर की होती है, प्राइवेट सेक्टर की होती है, और इन दोनों के जो जुड़े होते हैं जैसे पीपीपी मॉडल, उसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये सब जॉइंट सेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लास्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स? ठीक है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होगा, इसका सी ऑप्शन होगा। पहला क्यों नहीं होगा? डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, तो ये तो मतलब उसी का होता है, ये रिप्रेजेंट नहीं करता। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी, ये इससे मतलब नहीं, ये डिवाइड करना होता है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये इससे मतलब नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कंपनी अपने पास रखती है। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई? अरिजित पटेल। अरिजित पटेल पहले क्या थे? डिप्टी गवर्नर थे। वो कौन से नंबर के थे? 24th थे। ठीक है, अब कौन हो गया है? ये आरबीआई के अरिजित पटेल हो गए हैं। इन्होंने इनके जो प्रीडेसर्स थे वो रघुराम राजन थे। ठीक है, उनका टेन्योर हुआ नहीं एक्सटेंड हुआ। ओके, फिर उसके बाद इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग द सम स्टेटमेंट इज यूजिंग इज कॉल्ड एज लूपिंग। लूप बनाना मतलब किसी चीज़ को रिपीट करना बार बार, लूपिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? तो इसका क्या है? तेलंगाना मूवमेंट बहुत ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा इसमें मास एकत्रित हुआ था, मतलब कि सबसे ज़्यादा भीड़ आई थी। तो दैट इज, इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ओके, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने के मानचित्रों को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको टोपोग्राफिक मैप बोलते हैं इंग्लिश में, या स्थलाकृत मानचित्र। ओके, टोपोग्राफी ऑफ मैप। तो इसमें क्या होता है? नेचुरल और कोई भी मैन मेड बिल्डिंग है, जैसे मतलब कि कोई एफएल टावर है या ये सब चीज़ें जो दिखाई जाती हैं वो टोपोग्राफी में आती हैं। ठीक है, स्थल स्थिति के स्थल जो कैसा है उसके हिसाब से टोपो। अपार्टीन्स आर द मेजर ट्राइबल ग्रुप ऑफ। ठीक है, देखो ये कुछ ट्राइब्स हैं वो रखनी है, अपातानीज, फिर उसके बाद तन्नी, ये सब जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये ज़ीरो वैली में रहती हैं, और ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। और डिस्ट्रिक्ट क्या है? सुबनासिरी, उस डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। सुबना, जीरो वैली, सुबनासिरी और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ओके, द नंबर ऑफ परमानेंट्स मेंबर्स इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स आर। तो इसका जो ऑप्शंस का जो आंसर होगा वो 2 ईयर्स होगा। नॉन परमानेंट्स का 2 ईयर्स होता है, और परमानेंट्स तो मतलब कि हमेशा के लिए रहता है। 2 ईयर्स में ये रिवाइज होते हैं, एरिया वाइज सेलेक्ट किए जाते हैं। 6 रीजन है, उनमें से मेंबर सेलेक्ट करने होते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें देहांग दबांग कहाँ है? देहांग दबांग ब्रह्मपुत्र का नाम है। तो इसका ऑप्शन कैसे मतलब देखना है? सी को देखो 4th मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में पैती है देहांग दबांग। ठीक है, तो सी को 4th मिलना चाहिए।
ये बात समझ में आ रही है? तो सी को फोर्थ किस में दिया गया है, देखो इससे हो जाएगा। बी पार्ट है तो इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपने आप मैच हो जाएंगे। मानस रिवर किधर बहती है, बी। तो मानस रिवर असम में बहती है, ठीक है। अगर अगस्ता मलाई, ये तो नाम से ही समझ में आता है, केरला समथिंग साउथ में, ठीक है। तो ये फिर हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वी चिरो। इसका आंसर होगा ए पार्ट, ठीक है। व्हेन द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ठीक है, कब हुआ था? 1861 में, 1861 में, ओके, ठीक है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कमिटी प्रपोज बाय डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज, कौन था? तो इसका ऑप्शन होगा बलवंत राय मेहता। पंचायती राज सिस्टम मतलब बलवंत राय मेहता, तो डी ऑप्शन, कुछ नहीं सोचना है, बलवंत राय मेहता पंचायती राज, कोई और आया ही नहीं, ठीक है। विच मूवी इज वॉन द ऑस्कर अवार्ड फॉर 2016, 2016 का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? ब्लड इज द नेचुरल कोलाइड, किसको मिला है बताइए ना। क्वेश्चन नंबर 31 और इसका पहला क्वेश्चन है कि टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। देखिए इसमें दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्रदान करती हैं? तो इसमें सोडियम एक लवण है, फ्लोरीन दांतों को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन जो रिजिडिटी आती है दांतों में वो कैल्शियम की वजह से आती है। सोडियम और क्लोरीन ये दोनों ही लवण के रूप में हम प्राप्त करते हैं अपने शरीर को, हमको मिलता है, जिसका मुख्य कार्य हमारे शरीर में अम्ल और क्षार को बैलेंस रखना है। जबकि फ्लोरीन जो है ये भी हमारी दांतों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन कैल्शियम इसको दृढ़ता और मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32। सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? द सिग्मोइड कोलन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये बड़ी आंत का भाग है। देखिए बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला कहलाता है सीकम, पहले का नाम है सीकम, दूसरा है कोलन और तीसरा है रेक्टम, ठीक है। तो ये 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के, और इसमें से जो कोलन वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सीकम में अपेंडिक्स होता है, ये आपको याद रखना है, इसमें आपका अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है। जबकि कोलन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, और कोलन की अगर कार्य क्षमता कम हो रही है तो ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये, और जबकि ये इसमें दिया है जैसे छोटी आंत तो एक पूरा पार्ट है। क्षुद्रांत्र जिसे लिखा हुआ है डी ऑप्शन, ये छोटी आंत का भाग है, और गुदा एनल कैनाल है जहां से मल बाहर आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन पूछा गया है एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य को नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर इसका सही आंसर है। ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी से एक्सरेज की वेवलेंथ को नापा जाता है। एक्सरेज की वेवलेंथ नॉर्मली 10⁻⁻⁷ एंगस्ट्रॉम के करीब होती है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन से मेनली मौसम से रिलेटेड चीजें इसमें नापी जाती हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो द्रव्यमान को नापने में यूज होता है, और जीएम काउंटर ये बिल्कुल अलग उपकरण है जिसका एक्सरेज की तरंग दैर्घ्य नापने से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ये कहता है
एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? देखिए यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट और बेसोफिल्स, ये तीनों ही WBC के प्रकार हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं के ये 4 प्रकार हैं, ठीक है, जिसमें से न्यूट्रोफिल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, बेसोफिल्स हमारे इओसिनोफिल्स वगैरह ये हमारे इओसिनोफिल्स को कंट्रोल करते हैं, मोनोसाइट का काम भी एक तरह से एंटीबॉडीज को बनाना है, लेकिन लिम्फोसाइट सेल्स का काम होता है रोगाणुओं को नष्ट करना, ठीक है। तो लिम्फोसाइट सेल्स हमारे शरीर में प्रवेश होने वाले जो भी रोगाणु हैं, जो भी पैथोजेंस हैं, उनको खा जाते हैं, ठीक है। और एड्स का वायरस इन्हीं लिम्फोसाइट सेल्स को नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम जीरो हो जाता है, इम्यूनिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो एड्स के वायरस का नाम भी आपको पता होगा, इसके वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV का जो वायरस है वो हमारी लिम्फोसाइट सेल्स को नष्ट कर देता है, जिससे इम्यूनिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का मतलब है कि क्वेश्चन है कि नेचुरल कोलॉइड, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले कोलाइडी सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? कोलाइडी सॉल्यूशन में जो विलेय के कण होते हैं वो दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन जो विलयन होता है, जो सॉल्यूशन होता है, वो पारदर्शी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें तो अगर नमक का घोल हम बनाते हैं तो ये बिल्कुल साफ पारदर्शी होगा। यूरिया एक कार्बनिक तत्व है, केन शुगर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमको प्रकृति से प्राप्त होता है। तो कोलाइडी सॉल्यूशन का सबसे अच्छा उदाहरण है रक्त, ठीक है। तो ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है जिसमें प्लाज्मा होता है और रक्त की कणिकाएं होती हैं। तो इसमें विलेय के रूप में रक्त की कणिकाएं होती हैं और विलायक के रूप में प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल कोलाइडी सॉल्यूशन है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 का क्वेश्चन है विच बैक्टीरियल स्ट्रेन develop first natural isolates by genetic manipulation can be used for treating oil split। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेट्स से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें ये ऑयल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये एक ऐसी वैरायटी डेवलप की गई है बैक्टीरिया की जो कि ऑयल को खा जाता है। तो अगर समुद्र में तेल बिखर जाता है तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। या वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो मरने लगते हैं तेल के होने से, क्योंकि ऑक्सीजन उनको सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इसीलिए एक ऐसी बैक्टीरिया को मैनिपुलेशन के द्वारा, जेनेटिक मैनिपुलेशन के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका नाम है स्यूडोमोनास। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये स्यूडोमोनास, ये इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला बैक्टीरिया है, नाइट्रोमोनास भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और क्लॉस्ट्रीडियम जो है ये एक रोग पैदा करता है। तो ये बैक्टीरिया जो बनाया गया है उसका नाम है स्यूडोमोनास। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो इसको जेनेटिकली बनाया गया है, इसलिए इसका नाम इस तरह से रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 47 को जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है कोटिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट विद इम्परवियस मटेरियल इज नोन एज। ठोस अवशिष्ट पर अप्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर है संपुटन, इनकैप्सुलेशन। इसका सही आंसर है इनकैप्सुलेशन।
तो किसी भी सॉलिड वेस्ट के द्वारा अगर किसी भी पदार्थ के विलेपन किया जाता है तो उसको एनकैप्सुलेशन यानी कि उसके ऊपर एक संपुटन लगा दिया जाता है। केमिकल फिक्सेशन का मतलब बिल्कुल अलग होता है, जो कि किसी भी तरह के केमिकल्स को उसके ऊपर फिक्स किया जाता है, और कैपिंग, लैंडफिल या भराव जो है ये बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन ठोस अवशिष्ट पर जो अप्रवेश्य पदार्थ का विलेपन करते हैं या जो कोटिंग करते हैं सॉलिड वेस्ट की, उसका नाम है आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन दिया है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। तो देखिए, वाटर को इन डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए, रोगाणु नाशक बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों का यूज मतलब इनके अंदर क्षमता होती है कि ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। तो चाहे किसी भी, अधिकतर देखिए जब किसी भी लैब वगैरह में भी किसी, या फिर ओटी वगैरह में, ऑपरेशन थिएटर्स जो होते हैं, वहां पर भी अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है रोगाणुनाशक के लिए। ठीक है, तो फ्लोक्यूलेटर या प्रेसिपिटेटर या हाइड्रोलाइजर के रूप में इसका कहीं भी उपयोग नहीं होता है। इन किरणों का उपयोग चाहे जल में उपचार किया जा रहा है, चाहे ऑपरेशन थिएटर में, या किसी कल्चर रूम में जहां पर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं, तो और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो सूक्ष्म जीव हैं वो ना वहां पर रहें। ठीक है, तो इस तरह से पराबैंगनी किरणों का उपयोग रोगाणु नाशक के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के थाइमिडीन द्विभांजी संरचना किसके कारण होती है? देखिए, थाइमिडीन डाइमर फॉर्मेशन होता है डीएनए में, जिससे कई रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, थाइमीन, आपको मालूम होगा कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, पहला है आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। साइटोसिन और थाइमीन, थाइमीन में ही डाइवर्जन हो जाता है। ये जो थाइमीन वाली लेयर, जो कॉइल होती है, इसमें इसकी एक डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि 2 रेखाओं में बढ़ जाता है, और ये प्रभाव अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है। एक्स रेज के ऊपर इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यूवी रेडिएशन जो हैं ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती हैं इस थाइमीन के डाइमर बनने के लिए। ठीक है, तो इसमें इसका जो डी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बस ये आपके इस पेपर के क्वेश्चंस थे। पेपर नंबर है आपका, एसटी नंबर है 306।